गर्मी में गरीब बहू का मिट्टी के बर्तन वाली ठंडी रसोई। मुझे माफ कर दीजिए सीता भाभी, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। ये मिट्टी के बर्तन 1000 कांच के बर्तन से बेहतर है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। मेरी बहू बहुत अच्छी है। उसने अपनी काबिलियत और अपनी समझदारी से अपनी परिस्थितियों को बदल दिया, वरना तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा था। ये औरत सीता से माफी क्यों मांग रही थी? सीता की रसोई मिट्टी से क्यों बनी थी और उसके सारे बर्तन मिट्टी के क्यों थे? आखिर सुमित्रा इस प्रेग्नेंट औरत से इतना गुस्सा क्यों थी? ये जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा पीछे जाना होगा। हे भोलेनाथ, आज तो सुबह से बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में खाना बनाते बनाते मेरी तो हालत खराब हो गई है। सीता सुबह 7 बजे से रसोई में खाना बना रही थी। उसके सर से पसीना टपक रहा था। वो सभी के लिए नाश्ता बना रही थी। तभी 10 बजे उठकर उसकी देवरानी अलका किचन में आती है। जेठानी जी, आपने अभी तक मेरी कॉफी क्यों नहीं बनाई है? बहू, ये क्या तरीका है अपनी जेठानी से बात करने का? तुम्हें दिख नहीं रहा कि वो सुबह से रसोई में खाना बना रही है? सीता और अलका दोनों सुमित्रा की बहू थी। सुमित्रा का घर काफी बड़ा था, वो काफी अमीर थी। सुमित्रा की बड़ी बहू सीता काफी सीधी थी, लेकिन उसकी छोटी बहू अलका अमीर घर से आई थी, इसलिए वो काफी बिगड़ी हुई थी। देवरानी जी, मैंने आपकी कॉफी बना दी है, ये लीजिए आपकी कॉफी। और माँ जी, मैं तो नाश्ता बना रही थी, अब उसके साथ कॉफी बना दिया तो क्या हो गया? अलका कॉफी लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सीता सभी को नाश्ता निकाल कर देती है। सभी नाश्ता करते हैं। सभी को नाश्ता देने के बाद सीता कपड़े धोने के लिए बाथरूम में चली जाती है। सीता कपड़े धो रही थी, तभी अलका डिजाइनर कपड़े पहने अपने हाथ में कुछ कपड़े लेकर बाथरूम में आती है। सीता भाभी, आप कपड़े धो रही हैं, एक काम कीजिए, मेरे भी ये कपड़े धो दीजिए, लेकिन मेरे कपड़े को हाथ से धोइएगा। कल ही मैंने अपने नेल्स करवाए हैं, वरना मैं खुद ही इन कपड़ों को धो लेती। अच्छा ठीक है देवरानी जी, आप अपने कपड़े रख दीजिए, मैं उसे धो दूंगी। सीता बहुत ही सीधी थी, इसलिए उसकी चंट चलाक देवरानी अलका घर का सारा काम उसी से करवाती थी। लेकिन सीता कभी भी शिकायत नहीं करती थी। सुबह उठकर खाना बनाने और इतने सारे कपड़े धोने की वजह से सीता बहुत थक गई थी। इतनी गर्मी में इतना सारा काम करने की वजह से मेरी तबीयत खराब लग रही है। एक काम करती हूँ, देवरानी जी के रूम में जाकर थोड़ी देर एसी में बैठ जाती हूँ। सीता अलका के कमरे में एसी चलाकर बैठ जाती है। सीता को अपने कमरे में देखकर अलका गुस्सा हो जाती है। जेठानी जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? वो देवरानी जी, मुझे बहुत ज्यादा गर्मी लग रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अगर आपको इतनी गर्मी लगती है तो अपने पति को एसी लाने के लिए क्यों नहीं कहती? ये एसी मैं अपने मायके से लाई हूँ, तो यहाँ हवा खाने की जरूरत नहीं है। अलका गुस्से में सीता को अपने रूम से निकाल देती है। सीता को अलका की हरकत बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। सीता के पति राम और उसका देवर रोहित दोनों एक ही बिजनेस में काम करते थे, लेकिन राम ज्यादा नहीं बोलता था, इसलिए बिजनेस की देखरेख रोहित करता था, जिस वजह से सभी को लगता था कि रोहित बिजनेस का अकेला मालिक है। रोहित काम से घर आता है। पता है रोहित, आज जेठानी जी मेरे कमरे में आकर बैठी थी, बोल रही थी कि ये एसी मेरा नहीं उनका भी है, क्योंकि उनके पति तुम्हारे साथ काम करते हैं, और साथ में वो बोल रही थी कि हमारा बिजनेस राम भैया की वजह से चलता है। रोहित तो अभी बच्चा है। क्या भाभी ने ऐसा कहा? वो ऐसा कैसे कह सकती हैं, जबकि बिजनेस का सारा काम तो मैं ही करता हूँ। राम भैया, तू सिर्फ पेपर वर्क करते हैं, जबकि लोगों से मीटिंग डील्स तो मैं ही करता हूँ। इस तरह झूठ बोलकर अलका रोहित के हमेशा कान भरती रहती थी। अलका हमेशा कोशिश करती कि वो सबके सामने सीता को बुरी बना दे, लेकिन सीता की अच्छाई के सामने वो हमेशा फेल हो जाती थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन पिंकी फ्रिज से ठंडे पानी का बोतल निकालकर पानी पीने जा रही थी, तो अलका उसका हाथ पकड़ लेती है। देवरानी जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप पिंकी को पानी क्यों नहीं पीने दे रही? ये फ्रिज मेरा है, मैं इसका ठंडा पानी पीने के लिए नहीं दूंगी। देवरानी जी, आप मेरी बच्ची के साथ ऐसा कर रही हैं, ऐसा कोई करता है क्या? आप किसी प्यासे को पानी पीने से कैसे रोक सकती है? ये मेरा फ्रिज है, यहाँ मेरी मर्जी चलेगी। माँ जी, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती, बहुत हो गया। पहले तो जेठानी जी मेरी चीजों को हाथ लगाती है, और उन्हें कुछ बोलो तो मुझे ही बुरा बोलने लगती है। मैं इस घर में अब और उनके साथ नहीं रह सकती। मैं रोहित के साथ ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं देवरानी जी, आप घर छोड़कर क्यों जाएंगी? आपको मुझसे दिक्कत हो रही है ना, तो मैं चली जाती हूँ। सीता और अलका दोनों आपस में लड़ रही थी, तभी दोनों के पति घर आते हैं। सीता, ये सब क्या हो रहा है? तुम घर छोड़ के जाने की बात क्यों कर रही हो? रोहित देखो ना, आज फिर जेठानी जी ने मेरा फ्रिज इस्तेमाल किया, और जब मैंने उन्हें मना किया तो वो मुझसे लड़ रही है।
भैया आप भाभी को समझते क्यों नहीं? वो हमेशा अलका की चीजों को क्यों इस्तेमाल करती हैं? देखिए उनकी वजह से मेरा घर खराब हो रहा है। रोहित, तुम अपनी भाभी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? मैं सही तो कह रहा हूँ भैया। भाभी जब देखो कहती हैं कि बिजनेस सिर्फ आप ही चलाते हैं, मैं कुछ नहीं करता हूँ, इसीलिए तो वो अलका की चीजों पर हक जमाती हैं, और ये तो गलत बात है ना। रोहित की बात सुनकर सबको बहुत बुरा लगता है। सीता, मैं समझ गया तुम घर छोड़ने की बात क्यों कर रही थी। रोहित, अब तो ही बिजनेस को संभाल। मैं और सीता घर के साथ अब बिजनेस को छोड़कर जा रहे हैं। भैया भाभी, मैं आपके साथ जाऊंगा। मैं भी राम के साथ जाऊंगी। सीता बहू, तू अपना सामान बांध ले और कुछ बर्तन रख लेना। राम, सीता, उसके सास ससुर, देवर सभी सामान अपना बांधते हैं। सीता जब रसोई से बर्तन लेने के लिए जाती है तब अलका, जेठानी जी आप कहाँ जा रही हैं? यहाँ से आप एक बर्तन भी नहीं ले जा सकती। ये सारे बर्तन मेरे पति के पैसों से आए हैं। मैं यहाँ से आपको कुछ भी नहीं ले जाने दूंगी। जब आप लोगों ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर ही लिया है तो खुद कमाओ और खुद खाओ। बहू, ये सब क्या है? तू सीता के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? क्या तुम हमें एक बर्तन भी नहीं ले जाने दोगी? सुमित्रा को अस्थमा की बीमारी भी थी। ज्यादा चिल्लाने की वजह से उसे अस्थमा का अटैक आता है। सीता जल्दी से उन्हें इनहेलर देती है। माँ जी, मैं आपका मुंह देखकर जेठानी जी को ये बर्तन दे सकती हूँ। अलका ने सीता को एक फूटा हुआ पतीला, 2-3 ग्लास और 1-2 थाली दी थी। सीता उन बर्तनों को लेकर अपने परिवार के साथ अलका के घर निकल जाती है। सुनिए जी, हमने घर तो छोड़ ही दिया है, लेकिन हम लोग जाएंगे कहाँ? बहू, हम लोग अपनी पुरानी झोपड़ी जाएंगे, जहाँ से मैं और सुमित्रा ने शुरुआत की थी। अब हम फिर से वहीं अपनी शुरुआत करेंगे। सीता और उसके ससुराल वाले रास्ते में जा रहे थे, तब आसपास के पड़ोसी उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। देख रही हो कजरी, सच में कलयुग आ गया है। सतयुग में माँ ने राम सीता को वनवास दिया था, लेकिन कलयुग में देवरानी अपनी जेठानी को वनवास दे रही है। सीता अपने परिवार वालों के साथ अपने ससुर की पुरानी झोपड़ी में आ जाती है। उनकी झोपड़ी काफी छोटी थी, तो उन्हें वहाँ काफी गर्मी लगती है। माँ, हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ कितनी गर्मी है। वापस चाची के घर चलिए ना। बेटा, हम लोग गेम खेल रहे हैं, कुछ दिनों तक हमें यहीं रहना है। देखना, चाची हमारे घर आएगी हमें बुलाने के लिए। सीता, तू सच में सीता की तरह बिल्कुल सीधी है। उस अलका ने तेरे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तू अभी भी ये सब कैसे कह सकती है? माँ जी, ये मेरा विश्वास है। भाभी, मुझे काफी भूख लगी है, खाना बनाओ ना। भूख सभी को लगी थी, इसलिए सीता झोपड़ी के अंदर चूल्हे में खाना बनाने लगती है। वो फूटे हुए पतीले में आटा की लाई लगाती है और फिर उसमें चावल बनाती है। हे भगवान, इतने कम बर्तन में खाना कैसे बनाऊं? चावल बनाकर सीता उसे थाली में रखती है और फिर इस पतीली को धोकर उसमें सब्जी बनाती है और फिर उसी में रोटी सेकती है। एक ही पतीले में इतना सारा खाना बनाने में सीता को बहुत दिक्कत होती है और उसे बहुत गर्मी लगती है। जैसे तैसे सीता सारा खाना बनाती है और अपने परिवार वालों को खाने के लिए देती है। बहू, क्या तुम हम लोगों के साथ खाना नहीं खाओगी? माँ जी, बर्तन बहुत कम है, हम सभी को एक के बाद एक खाना होगा। सुमित्रा को अपने परिवार वालों के साथ खाने की आदत थी। चूल्हा जलने की वजह से घर पूरा गर्म हो गया था, इसलिए किसी को खाना खाने का मन नहीं कर रहा था। पिंकी जब खाना खाने के लिए बैठी, तब जैसे ही वो पानी पीती है, माँ पानी बहुत गर्म है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ बहुत गर्मी है, चाची के घर चलो ना। पिंकी बेटा, मैंने कहा था ना, हम लोग गेम खेल रहे हैं, हम लोग अभी ऐसे नहीं जा सकते। पिंकी को रोता हुआ देखकर राम को बहुत बुरा लगता है। पिंकी बेटा, तुम रो मत, पापा जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। मैं कल जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। खाना खाने के बाद सभी लोग जैसे तैसे सो जाते हैं। अगले दिन राम सुबह सुबह उठकर काम के लिए निकल जाता है। वो पूरा दिन काम ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। रात में वो देर से घर आता है। दिन भर धूप में घूमने की वजह से उसकी हालत खराब हो गई थी। वो दरवाजे की चौखट पर लटकने लगता है। तभी सीता और देव उसे संभाल लेते हैं। मैंने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन मुझे कोई नौकरी नहीं मिली। सुनिए जी, आप मेरे झुमके ले जाइए और इसे गिरवी रखकर जो पैसे मिले उससे कोई बिजनेस शुरू कीजिए। मुझे पता है आप बिजनेस करने के लिए बने हैं। लेकिन सीता, मैं ऐसा नहीं कर सकता। सीता बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, तू उसकी बात मान ले, यही सही है। सुमित्रा की बात मानकर राम अगले दिन सीता के कान के झुमकों को गिरवी रखकर पैसे लेता है और मसाले बेचने का काम शुरू करता है। उसने बस अभी काम शुरू ही किया था तो उसे ग्राहक नहीं मिलते हैं। वहीं घर पर सीता रात में चूल्हे पर खाना बना रही थी। वो पतीले में दाल बनाती है और फिर पतीले में रोटियां बनाती है। रोटियां सेकते हुए उसका हाथ जल जाता है। अगर अलका ने हमें कुछ बर्तन दे दिए होते तो हमें ये सब दिक्कत नहीं होती। उसकी वजह से हम ठीक से खाना खाने के लिए तरस गए हैं।
देख तेरा हाथ कितना जल गया है सीता। सभी लोग जब खाने के लिए बैठते हैं तब सीता उन्हें दाल रोटी देती है, लेकिन दाल गर्मी और सही से बर्तन में न रखने की वजह से दाल महकने लगती है। ये रोटी तो ठीक से पकी नहीं है और दाल भी खराब है। ये खाना हम लोग कैसे खाएंगे? मैं बिना खाए सोने जा रहा हूँ। एक तो गर्मी, ऊपर से कच्ची रोटियां किसी से खाई नहीं जाती, इसलिए सभी भूखे सो जाते हैं। घर में सब्जी खत्म हो गई थी, इसलिए सीता सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। गर्मी बहुत थी। सीता साड़ी के पल्लू से सर ढककर धूप से बचने की कोशिश कर रही थी। जब वो बाजार से लौट रही थी तभी उसकी नजर एक चिड़िया पर जाती है। चिड़िया पेड़ के नीचे रखे मिट्टी के बर्तन से पानी पी रही थी। अरे ये चिड़िया इतनी कड़ी धूप में पानी कैसे पी सकती है? क्या ये पानी गर्म नहीं है? मेरे घर के अंदर पतीले में रखा पानी गर्म हो जाता है, तो क्या ये खुले में रखा हुआ पानी गर्म नहीं हुआ? सीता बड़े ध्यान से चिड़िया को पानी पीते हुए देखती है। तभी उसका ध्यान अचानक मिट्टी के बर्तन पर जाता है और उसे कुछ याद आता है। अरे मैं इतनी बड़ी बात कैसे भूल सकती हूँ? मिट्टी के बर्तन में तो हर चीज ठंडी रहती है, ये पानी भी ठंडा होगा, इसलिए तो चिड़िया रानी इसे पी रही है। सीता के दिमाग में जैसे ही ये ख्याल आता है वो कहीं खो सी जाती है। पिताजी, आप कब तक मिट्टी के बर्तन बनाने वाले हैं? आपने तो कहा था कि आप मुझे भी आज मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाओगे। बस बेटा, मेरा काम पूरा होने वाला है, फिर मैं तुझे मिट्टी के सामान बनाना सिखाऊंगा। सीता के पिताजी केदारनाथ कुम्हार थे। वो मिट्टी के बर्तन, सुराही, मटके और मिट्टी की मूर्तियां बनाकर बाजार में बेचते थे। नहीं पिताजी, मुझे पता है, आप बस ऐसे ही कह रहे हैं। आप मुझे बर्तन बनाना नहीं सिखाएंगे। आप तो शाम होने तक बर्तन बनाते रहते हो, फिर अंधेरा हो जाता है और आप मुझे सही नहीं सिखाते हो। सीता का मिट्टी के बर्तन बनाने का बड़ा मन था, लेकिन उसके पिता अपने काम में व्यस्त थे, इसलिए उसकी दादी उसे मिट्टी के बर्तन बनाना सिखाती है। बेटा, मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए हाथ का सही प्रेशर देना जरूरी है। जब तू सही प्रेशर के साथ बर्तन बनाएगी तभी तेरे बर्तन अच्छे बनेंगे। देवकी के सिखाने पर सीता मिट्टी के बर्तन बनाना सीख जाती है। सीता, तू देखना, आज जो तूने सीखा है वो तेरे एक दिन जरूर काम आएगा। मैं भी ना कितनी बड़ी भुलक्कड़ हूँ। मैं कैसे भूल गई कि मैं एक कुम्हार परिवार से हूँ। इतने दिन मैं एक पतीले में परेशान होकर खाना बनाती रही, जबकि मैं मिट्टी के ढेर सारे बर्तन बना सकती थी। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है, मैं अभी भी मिट्टी के बर्तन बना सकती हूँ। ये सोचकर सीता जल्दी जल्दी अपने घर जाती है। सीता, तू इतनी जल्दी में क्यों है? माँ जी, आप समझ लीजिए कि हमारी सबसे बड़ी परेशानी दूर हो गई। अरे क्या बात है, बताना। माँ जी, मैं मिट्टी के बर्तन बनाने जा रही हूँ। अगर ये बर्तन बन गए तो खाना बनाने में और खाना खाने की परेशानी दूर हो जाएगी। भाभी, बर्तन बनाने में मैं भी आपकी मदद करूंगा। अच्छा ठीक है देवर जी, चलिए मेरे साथ। सीता और देव अपने घर के पास वाले तालाब में जाते हैं और वहाँ से बहुत सारी चिकनी मिट्टी उठाकर लाते हैं। सीता मिट्टी में पानी डालकर उसे अच्छे से गूंथती है। फिर वो अपनी झोपड़ी के पास रखे अपने ससुर की पुराने रथ के चक्के को लेती है और उसे घुमाकर बर्तन बनाना शुरू करती है। वो नीचे के हिस्से को मोटा और ऊपर के हिस्से को पतला रखकर मटका बना देती है। भाभी, आपने कितना सुंदर मटका बनाया है। देवर जी, अभी तो हम लोगों को भी बहुत सारी चीजें बनानी है। सीता चक्का घुमाकर मिट्टी को चपटा शेप देती है। वो मिट्टी को बीच से मोटा और साइड से पतला आकार देती है, फिर उसे हाथ में लेकर गोल शेप देती है। भाभी, ये क्या बना रही हैं आप? देवर जी, ये तवा है। एक बार आप मिट्टी के तवे में बनी रोटियां खाकर देखिए, उसका स्वाद ही अलग होता है। इस तरह सीता एक एक करके रसोई के सारे बर्तन जैसे कढ़ाई, पतीला, चम्मच, गिलास, प्लेट, थाली, कटोरी, सब्जी रखने के लिए टोकरी, चकला, सब कुछ बनाती है। सीता को इतने सारे बर्तन बनाता हुआ देख देव को भी मिट्टी के बर्तन बनाने का मन करता है। भाभी, मैं बेलन बनाऊंगा। ठीक है देवर जी, आप बेलन बना लीजिए। बेलन बनाने के लिए आपको मिट्टी को पतला लंबा गोल शेप देना होगा और फिर बेलन को पकड़ने वाली दोनों सिरे बनाने होंगे। देव सीता के बताए तरीकों से बेलन बनाता है और उससे बेलन एक बार में बन जाता है, जिससे खुश होकर देव 1-2 प्लेट भी बनाता है। देवर जी, हमने पहले ही बहुत सारे मिट्टी के बर्तन बना लिए हैं, आप रुक जाइए। सीता की बात सुनकर देव रुकता है और दोनों मिलकर धूप में अपने मिट्टी के बर्तन को सुखाते हैं। भाभी, क्या हम लोग मिट्टी के बर्तन में खाना बना सकते हैं? नहीं देवर जी, ये अभी बर्तन कच्चे हैं। अभी अगर हम लोग इस बर्तन में खाना खाएंगे तो ये टूट सकते हैं। पहले हमें अच्छे से सुखाकर आग में पकाना है। सीता एक दिन अपने सारे मिट्टी के बर्तन धूप में सुखाती है और फिर एक एक बर्तन को आग में पकाकर उसे मजबूत बनाती है।
सीता का मिट्टी का बर्तन तैयार हो गया था, इसलिए वो अपने घर वालों के लिए मिट्टी के बर्तन में खाना बनाती है। वो मिट्टी के पतीले में दाल और मिट्टी के तवे पर रोटियां सेकती है। आज सीता सभी को साथ में खाना देती है। सीता अपने परिवार वालों को मिट्टी की थाली में रोटी, अचार और मिट्टी की कटोरी में दाल देती है। अरे वाह बहू, मिट्टी के बर्तन में तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। सच में इतना टेस्टी खाना मैं तो पहली बार खा रही हूँ। माँ बिल्कुल सही कह रही हैं भाभी, ये मिट्टी के तवे में बनी रोटियां कितनी सॉफ्ट है। आज तो मजा आ रहा है खाना खाने में। बहुत दिनों बाद सभी एक साथ बैठकर खाना खा रहे थे तो सभी बहुत खुश थे। राम जैसे ही ग्लास से पानी पीता है, अरे वाह, मिट्टी के बर्तन में पानी रखने की वजह से पानी भी ठंडा हो गया है। सीता, तुम पानी रखने के लिए ये नल वाला घड़ा क्यों नहीं बनाती? उसमें पानी हमेशा ठंडा रहेगा। ठीक है जी, मैं कल ही घड़ा बना दूंगी। सीता और उसके परिवार वाले आराम से खाना खाते हैं और सभी सो जाते हैं। अगले दिन देव स्कूल गया हुआ था। तब सीता खुद ही तालाब के पास जाकर मिट्टी लेकर आती है और फिर घड़ा बनाना शुरू करती है। वो मिट्टी को गूंथ कर उसे चक्के पर रखकर घड़े का शेप देती है। वो मिट्टी को नीचे से मोटा और ऊपर से पतला रखती है। फिर उसमें मिट्टी से पाइप जैसी पतली सी आकार बनाकर उसे घड़ा से जोड़ती है। जब पिंकी ये सब देखती है तब, माँ ये क्या कर रही है आप? बेटा, मैं घड़े में नल बना रही हूँ, ये नल वाला घड़ा है। सीता का घड़ा देखकर पिंकी बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मम्मी, अब मैं भी इसी घड़े से पानी पीऊंगी। पिंकी को खुश देखकर सीता भी बहुत खुश हो जाती है। मिट्टी के बर्तन बनाने से सीता की खाना बनाने की परेशानी तो खत्म हो गई थी, लेकिन उसका घर बहुत गर्म था। चूल्हे के धुएं की वजह से सुमित्रा जोर जोर से खांसने लगती है। सुमित्रा की ऐसी हालत देखकर सीता परेशान हो जाती है। माँ जी, आपकी तबीयत तो पहले से ज्यादा खराब लग रही है। अब मैं इतने धुएं में रहूंगी तो तबीयत तो खराब होगी ना बहू। तू तो जानती है चूल्हे पर खाना बनाने से कितना धुआं निकलता है और मुझे अस्थमा है, इसलिए मेरी तबीयत बिगड़ गई है। माँ जी, अब से मैं घर में खाना नहीं बनाऊंगी। मैं अपना चूल्हा बाहर आंगन में रखूंगी और वहीं खाना बनाऊंगी। बेटा, तू इतनी कड़ी धूप में बैठकर खाना कैसे बनाएगी? बाहर तो लू चल रही है। माँ जी, अब चिंता मत कीजिए, मैं कर लूंगी। सीता अपने चूल्हे को घर के अंदर से उठाकर बाहर लाती है, लेकिन चूल्हा पुराना होने की वजह से टूट जाता है। अरे ये क्या, चूल्हा टूट गया, मुझे फिर से नया चूल्हा बनाना पड़ेगा। सीता के पास पहले ही ढेर सारी मिट्टी थी तो वो ईंटों को एक के ऊपर एक रखकर उसे मिट्टी से अच्छे से लिपाई करती है। अगर मैं नया चूल्हा बना ही रही हूँ तो क्यों ना मैं 3 मुंह वाला चूल्हा बनाऊं, इससे मेरा खाना जल्दी बनेगा और मुझे गर्मी भी नहीं लगेगी। ये सोचकर सीता 3 मुंह वाला चूल्हा बनाती है। मेरा चूल्हा तो बन गया, लेकिन अभी भी कुछ कमी लग रही है। क्यों ना मैं इसमें थोड़ी डिजाइन बना दूं, वैसे भी मैं ड्राइंग कितनी अच्छी करती हूँ। ये सब सोचकर सीता चूने में पानी डालकर सफेद रंग बनाती है और उसे पूरे चूल्हे में डिजाइन बनाती है। अरे वाह बहू, तूने तो चूल्हे पर कितनी सुंदर कलाकारी की है, लेकिन अभी तुम पहले खाना बना लो, धूप तेज हो गई है तो तुम खाना नहीं बना पाओगी। सुमित्रा के समझाने पर सीता जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती है, लेकिन आज गर्मी बहुत ज्यादा थी। धूप सीधे सीता के सिर पर पड़ रही थी, उसके माथे से पसीना गिर रहा था। उफ, ये गर्मी, इतनी गर्मी में खाना कैसे बनाऊं? ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरे हाथ जल रहे हैं। इतनी ज्यादा गर्मी है कि मिट्टी के बर्तन भी गर्म हो जा रहे हैं। ऐसे तो खाना और जल्दी खराब हो जाएगा। सीता को खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। वो जैसे जैसे अपना खाना बनाती है और फिर घर के चौखट पर बैठकर अपनी खुली रसोई को देखते हुए कुछ सोचने लगती है। इतनी गर्मी में मैंने खाना ठंडा रखने के लिए तो मिट्टी का बर्तन बनाया दिया था, लेकिन इतनी कड़ी धूप में खाना कैसे बनाऊं? कितना अच्छा होता अगर मैं मिट्टी के बर्तन की तरह ठंडी रसोई भी बना पाती। ये सब सोचते हुए सीता को एक बहुत ही अच्छा आइडिया आता है। जिस तरह मैंने मिट्टी के बर्तन बनाए हैं, उसी तरह मैं मिट्टी की रसोई भी तो बना सकती हूँ। सीता अपने देवर देव को बुलाती है। देवर जी, मैं मिट्टी की रसोई बनाने के बारे में सोच रही हूँ, इसमें मुझे आपकी मदद चाहिए। ये तो अच्छी बात है भाभी, मैं आपके साथ हूँ, बताइए क्या करना है मुझे। आपका देवर ड्यूटी पर तैयार है। देव के ड्रामे को देखकर सीता हंसने लगती है। देवर जी, मैं तालाब के पास से मिट्टी लेकर आती हूँ, तब तक आप हमारे गांव के तबेले से गोबर और उसके पास के खेत से पुआल लेकर आ जाइए। सीता के कहने पर देव गोबर और पुआल लेने के लिए चला जाता है और वहीं सीता तालाब के पास मिट्टी उठाकर लाती है। मिट्टी उठाने में सीता की हालत खराब हो गई थी। मिट्टी उठाते उठाते तो मेरी कमर टूट गई है, ऊपर से गर्मी, मेरा गला सूख रहा है। सीता जैसे तैसे मिट्टी लेकर आती है, फिर वो मिट्टी और गोबर को मिलाकर उसे पुआल में लगाकर सबसे पहले अपनी रसोई की दीवार पर लगाती है और फिर आखिर में छत बनाती है। भाभी, आपकी मिट्टी की रसोई तैयार हो गई है।
और ये रसोई अंदर से कितनी ठंडी है। अब आपको खाना बनाने में बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगेगी और गर्मी की वजह से हमारा खाना भी खराब नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो देवर जी। सीता अपनी ठंडी रसोई में बैठकर अपने घर वालों के लिए खाना बनाती है और एक मटके में सभी के लिए दही जमाती है। रात में जब सभी खाना खाने के लिए बैठे हैं तब सीता सभी को दही रोटी खाने के लिए देती है। बहू तूने कितनी अच्छी दही जमाई है, ये तो बिल्कुल मक्खन जैसी लग रही है, बिल्कुल वैसी जैसी मेरी माँ बनाया करती थी। बहू तू कितनी समझदार है, आज तेरी वजह से हम लोग इतनी गर्मी में भी इतना ठंडा खाना खा रहे हैं। अगर तूने ये मिट्टी के बर्तन नहीं बनाए होते तो हम कभी इतना ठंडा खाना खा ही नहीं पाते। वो पिताजी, मैंने मिट्टी के मटके में दही जमाई है ना, इसलिए दही इतनी अच्छी जमी है। सभी घर वालों को सीता की जमाई दही बहुत ही अच्छी लगती है। सभी दही रोटी खाकर आराम से सो जाते हैं। अगले दिन जब सीता खाना बनाने के लिए रसोई में जाती है तो मसाले का पैकेट उसके हाथ से छूट जाता है और उसका पूरा मसाला नीचे गिर जाता है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ, रोज रोज कोई ना कोई मसाला गिर ही जाता है। अब बस बहुत हो गया, अब मैं मसाला रखने के लिए मसालेदानी बनाऊंगी। सीता दोपहर में बैठकर मिट्टी की मसालदानी बनाने लगती है। सीता पेड़ के नीचे बैठकर पसीने से तरबतर होकर अपनी मिट्टी की मसालदानी बना रही थी। तभी उसकी पड़ोसी उसके पास आती है। सीता, ये क्या कर रही हो? मैं मिट्टी की मसालदानी बना रही हूँ। ये मसालदानी बहुत ही सुंदर लग रही है, क्या तुम मेरे लिए भी ऐसी सुंदर मसालदानी बना दोगी? तुम्हें पता नहीं आजकल सभी को ऐसी हैंडमेड चीजें बहुत पसंद आती हैं। तुम एक काम क्यों नहीं करती, तुम इन चीजों को बनाकर बेचो ना। तुम इतनी अच्छी कलाकारी करती हो तो उससे 2 पैसे भी क्यों नहीं कमाती? तूने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया है राधा, मैं अब मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचूंगी। थोड़ी बहुत बातचीत करने के बाद राधा अपने घर चली जाती है। शाम को जब सीता अपने सास ससुर को मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देती है तब माँ जी, मैं वो सोच रही थी कि कल से मैं मिट्टी के बर्तन बाजार में जाकर बेचूं। मैंने कुछ बर्तन बनाए हैं जिसे मैं कल बाजार में जाकर बेचना चाहती हूँ। ये तो बहुत अच्छा ख्याल है सीता। मैं तो अब से चाहती हूँ कि तुम अपने हुनर को सिर्फ अपने तक ना रखो बल्कि अपनी पहचान बनाओ। सीता, मैं सुबह सुबह अपना पुराना थैला ठीक कर दूंगा, तू उसे लेकर अपने बर्तन बेचने के लिए बाजार चली जाना। सीता अपने सास ससुर का प्यार और साथ पाकर बहुत खुश होती है। अगले दिन केदारनाथ अपने पुराने ठेले को ठीक कर लेते हैं। सीता मिट्टी के बर्तन बेचने से पहले अपना सारा खाना बना लेती है और फिर ठेला लेकर अपनी डिजाइन वाली सुंदर मिट्टी के बर्तन और मसालदानी बाजार में बेचने के लिए निकल जाती है। ये मिट्टी की मसालदानी तो कितनी सुंदर है, कितने की है? ये मसालदानी 40 रुपए की है। ठीक है, आप मुझे ये मसालदानी दे दीजिए। सीता कस्टमर को मसालदानी कागज में लपेट कर दे देती है। सीता बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही थी, तभी उसकी देवरानी अलका वहाँ आती है। जेठानी जी, आप बाजार में मिट्टी के बर्तन बेच रही हैं? क्या जेठ जी कुछ कमाते नहीं हैं जो आपको काम करना पड़ रहा है? अच्छा हुआ जो रोहित ने जेठ जी से बिजनेस अलग कर लिया, वरना तो सारा काम मेरे पति करते और आप लोग सिर्फ मुफ्त की रोटियां तोड़ते रहते। सीता अलका की बातों का कोई जवाब नहीं देती है। इस तरह जली कटी बातें बोलकर अलका बाजार से सब्जी लेकर वापस चली जाती है। सीता उदास होकर घर आती है। सीता का उतरा हुआ चेहरा देखकर, क्या हुआ बहू, उदास क्यों हुआ? ये क्या है, तेरे मिट्टी के बर्तन नहीं बिके? नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। आज बाजार में देवरानी जी मिल गई थी तो पक्का उस अलका ने तुझे बहुत कुछ सुनाया होगा, इसलिए तू इतनी उदास है। वो अपनी हरकतों से कभी बाज क्यों नहीं आती? छोड़िए ना माँ जी, आप गुस्सा होकर अपनी तबीयत खराब क्यों कर रही हैं? आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना निकालती हूँ। सीता रसोई से मिट्टी की कढ़ाई, हॉटपॉट, पतीला, ग्लास, थाली, कटोरी, चम्मच सब कुछ लेकर घर के अंदर आती है। सभी लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तब भाभी, सब्जी से हल्की हल्की महक आ रही है, ये बिल्कुल भी खाने लायक नहीं है। आज मैंने खाना जल्दी बना लिया था ना, इसलिए ऐसा हुआ। पापा, मम्मी के लिए फ्रिज ले आई है ना? मम्मी के पास भी चाची की तरह फ्रिज होगा तो उनका खाना खराब नहीं होगा। पिंकी की मासूम बातें सुनकर घर वाले दुखी हो जाते हैं, क्योंकि राम का मसाले का काम अभी अभी चलना शुरू हुआ था। सभी को उदास देखकर सीता कहती है, आप लोग ऐसे दुखी मत होइए। जिस तरह मैंने गर्मी में मिट्टी के बर्तन वाली ठंडी रसोई बनाई, वैसे ही मैं अब मिट्टी का फ्रिज भी बनाऊंगी। मिट्टी का फ्रिज ठंडा होता है और उसके अंदर हमारा खाना खराब भी नहीं होगा। अगले दिन सीता सुबह जल्दी उठकर मिट्टी लेकर आती है और 2-3 घंटे बैठकर पुआल से फ्रिज का ढांचा बनाकर उसमें मिट्टी लगाती है। पूरे फ्रिज में मिट्टी लगाने के बाद मिट्टी का फ्रिज तैयार हो जाता है। उसके माथे से पसीना टपक रहा था, लेकिन आंखों में कुछ कर दिखाने की खुशी साफ दिख रही थी। सुमित्रा जब सोकर उठती है तो मिट्टी के फ्रिज को देखकर हैरान हो जाती है। अरे वाह बहू, तूने कितना सुंदर मिट्टी का फ्रिज बनाया है और तूने फ्रिज में भी इतनी अच्छी कलाकारी की है। ऐसा फ्रिज तो उस अलका तो दूर किसी के पास भी नहीं होगा।
सीता की गर्मी में मिट्टी के बर्तन वाली ठंडी रसोई बना लेने से अब उसकी सारी परेशानी दूर हो गई थी। वो आराम से मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाती थी और अपने घर वालों को खिलाती थी। मिट्टी का फ्रिज होने की वजह से खाना खराब नहीं होता था। सीता और उसके परिवार वाले अब अपनी छोटी सी झोपड़ी में खुशी से रहने लगे थे। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन राम खुशी खुशी घर आता है। क्या बात है बेटा, आज तो बड़ा खुश लग रहा है। अरे माँ, आज एक सेठ ने मुझे शहर में मसाला एक्सपोर्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और एडवांस पैसे भी दिए हैं। अब हमारी सारी परेशानी दूर हो गई है, समझो। राम की बात सुनकर सारे घर वाले बहुत खुश थे। तभी सीता, माँ जी, महादेव की कृपा से इनका काम अच्छा चलने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ कि घर में शिव चर्चा करवाऊं। ये तो बहुत अच्छा सोचा है बहू तूने। अब जब ख्याल मन में आ ही गया है तो तू कल ही घर में शिव चर्चा रख ले। अगले दिन सीता घर में शिव चर्चा रखती है। राधा और आस पड़ोस की औरतें उसके यहाँ शिव चर्चा में आती है। सीता सभी को अपने मटके में जमाई दही से सभी को ठंडी ठंडी लस्सी बनाकर मिट्टी के ग्लास में देती है। वाह सीता, बाहर से आकर तो हमें बहुत गर्मी लग रही थी, लेकिन तुमने ये ठंडी ठंडी लस्सी पिलाकर मन खुश कर दिया। सुमित्रा चाची, आपकी बहू हीरा है, हीरा। हाँ काजल, मेरी बहू बहुत ही होनहार है। चिराग लेकर खोजने पर भी ऐसी बहू नहीं मिलती है। सुमित्रा की बात सुनकर सारी औरतें हंसने लगती है और वो फिर शिव चर्चा शुरू करती है। एक तरफ सीता घर में शिव चर्चा कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ अलका गाड़ी से घर लौट रही थी, लेकिन अचानक उसकी गाड़ी घर से थोड़ी दूर खराब हो जाती है। अरे मैडम, गाड़ी खराब हो गई है। आप कुछ देर गाड़ी में ही इंतजार कीजिए, मैं किसी मैकेनिक को बुला कर लाता हूँ अभी। नहीं, गर्मी बहुत ज्यादा है, मैं गाड़ी में और नहीं बैठूंगी। घर पास में ही है, मैं पैदल चली जाऊंगी। इतना कहकर अलका गाड़ी से उतरती है और फिर पैदल घर जाने लगती है। धूप में चलने की वजह से उसे पसीना आता है और पानी पीते हुए वो रास्ते में जा ही रही थी कि अचानक उसका बीपी लो होता है और वो बेहोश हो जाती है। अलका सीता की झोपड़ी के पास बेहोश हो गई थी। सीता का शिव चर्चा पूरा हो गया था। वो प्रसाद बांटने जा ही रही थी कि तभी एक आदमी जल्दी से सीता को इस बात की खबर देता है। सीता बहन, आपकी देवरानी अलका रास्ते में बेहोश हो गई है। अलका के बेहोश होने की खबर सुनकर सीता, राधा और अपनी सास के साथ जल्दी से अलका के पास आती है और उसे उठाकर जल्दी से अपनी झोपड़ी में ले जाती है। सीता अपने मटके से एक मिट्टी के गिलास में ठंडा पानी लेकर आती है और अलका के चेहरे पर पानी छिड़कती है और अलका को पानी पीने के लिए देती है। अलका, तुम बेहोश कैसे हो गई थी? मैं कुछ खाकर घर से नहीं निकली थी, इसलिए धूप में मेरा बीपी लो गया। अलका की बात सुनकर सीता मिट्टी की थाली में उसके लिए पूरी सब्जी, कटोरी में खीर और साथ में लस्सी पीने के लिए देती है। अलका की तबीयत काफी खराब थी, इसलिए वो ड्रामा किए बिना खाना खाती है। मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ बहुत गलत किया, लेकिन आपने मेरी जान बचाई। ये खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया है। ये मिट्टी के बर्तन 1000 कांच के बर्तन से बेहतर है। अलका की बात सुनकर सुमित्रा को गुस्सा आ जाता है और वो सीता की तारीफ करती है और अलका को करारा जवाब देती है। अलका बहू, तूने अपनी सीता जैसी भोली भाली जेठानी से सब कुछ छीन लिया। सिर्फ एक फूटा हुआ पतीला देकर घर छोड़ने पर मजबूर किया। तेरी वजह से हमने कैसे कैसे दिन गुजारे हैं, हमें अच्छे से याद है। देख, तूने जिस जेठानी के साथ इतना बुरा किया था, आज तू उसी के चौखट पर खड़ी है और आज उसी ने तेरी जान बचाई है। अब कहाँ गया तेरा घमंड? माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। तूने तो हमें 2 थाली तक नहीं दी खाना खाने के लिए। अगर मेरी सीता बहू नहीं होती तो उसने अपनी सूझबूझ से मिट्टी के बर्तन और मिट्टी की ठंडी रसोई नहीं बनाई होती तो पता नहीं हमारा क्या होता। तू तो सिर्फ अपने मायके से लाए पीतल और स्टील के बर्तनों में खाना खाती है ना, तो तुझे मिट्टी के बर्तन का खाना कैसे अच्छा लग रहा है? सुमित्रा गुस्से में अलका को खूब खरी खोटी सुनाती है, लेकिन सीता बीच में आ जाती है। माँ जी, बीती बातों को क्यों याद कर रही हैं? देखिए ना, अलका पेट से है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है। जो हो गया सो हो गया। उन बातों को याद करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ तकलीफ होगी। इतना कुछ होने के बाद भी सीता अलका को बचा रही थी। सीता का इतना बड़ा दिल देखकर अलका को बहुत पछतावा होता है। जेठानी जी, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं आपको कभी समझ नहीं पाई। आपकी अच्छाई को आपका नाटक समझ रही थी। मैं ना समझती, लेकिन आज मुझे मेरी गलती समझ आ गई है। आज भगवान मुझे मेरे कर्मों की सजा देने वाले थे, लेकिन आपने फिर मुझे बचा लिया। आप सच में सीता की तरह महान हैं। अलका, तुम रो मत, सब कुछ ठीक है। देखो, ज्यादा रोने से बच्चे की तबीयत पर असर पड़ेगा। मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। जेठानी जी, अगर आपने मुझे माफ कर दिया है तो आप अपने घर चलिए, वो घर जो आपका है। माफ करना अलका, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। अब ये झोपड़ी ही हमारा संसार है। यहाँ मिट्टी के बर्तन में खाना खाकर अपना काम करके यहाँ हम लोग बहुत खुशी से रहते हैं। उस घर में तुम और देवर जी रहो, बाकी तुम्हारा जब मन करे तुम हम लोगों से यहाँ मिलने के लिए आ सकती हो। ठीक है जेठानी जी,
अब हर रविवार मैं और रोहित आपके यहाँ आएंगे और आप लोगों के साथ रहेंगे। अलका की बात सुनकर सुमित्रा की भी आंखें भर जाती हैं। ये सब देखकर पड़ोसी आपस में बात करते हैं। आखिर सीता ने अपने शांत, सरल और अच्छे व्यवहार से अपनी देवरानी का मन बदल दिया। सीता और अलका मिलकर शिव चर्चा में आई औरतों को मिट्टी की कटोरी में प्रसाद देती है। सभी प्रसाद खाते हैं और फिर अपने अपने घर चले जाते हैं। सीता की सारी परेशानी दूर हो गई थी।